बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के बारे में आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। सो क्रोमोसोम्स लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे 9th-10th के अंदर, जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो उस टाइम आप क्रोमोसोम्स को देखते हैं। सही। सो जो डीएनए होता है, ये केमिकल नेचर है क्रोमोसोम्स के। नहीं, एक प्रोसेस अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो 9th-10th के अंदर पढ़ा जाता था कि कंडेंसेशन का। सो डीएनए जो है वो कंडेंस होकर या कंडेंसेशन के बाद क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इनकी कंडेंसेशन का सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे भी। मतलब ये कंडेंसेशन आपको भी यहाँ पे नज़र आ रही है, मतलब ये डीएनए है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी कॉइलिंग हो रही है और ये क्रोमोसोम्स की शक्ल में आता जा रहा है। और फिर ये क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं ये या डीएनए जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल भी होता है। मतलब ये आप कह लें जनरेशन टू जनरेशन यानी नस्लों में ट्रैवल करता है, ठीक है। मतलब अगली नस्ल में भी जाता है। सही। सो वैसे आज हमने किसी यानी ख़ास टॉपिक पे बात नहीं करें, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस लेक्चर में, सॉरी इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब टाइप्स एंड कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है जी, कि क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन और टाइप्स किस किस्म की हैं वो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी मार्फोलॉजिकली, मतलब मार्फोलॉजी से अगर हम उसमें देखें तो हमें कौन कौन सी टाइप्स में नज़र आएंगी। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर आगे जाके हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़नी है, ठीक है। कि बहुत से साइंटिस्ट का काम है जिन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है या प्रूव किया है कि जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली यही हेरिडिटरी मटेरियल जो से हैं वो मतलब इनहेरिटेंस के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से मुराद मतलब विरासत, विरासत से मुराद जो चीज़ें अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्रोमोसोम्स का हाथ है। इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया, हम ऐसा ऐसा बात करेंगे, जिसमें टी.एच. मॉर्गन मेन साइंटिस्ट है जिसने सबको प्रूव भी किया था, ठीक है। और ये सटन्स ने थ्योरी पेश की थी। सही। उसके बारे में बात करें। फिर उसके बाद हम देखेंगे डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, कि अगेन क्रोमोसोम्स में क्या चीज़ मौजूद होती है, डीएनए होती है जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है। कि यानी असल जो जीन्स कह लें, अगर हम जीन्स की बात करेंगे, जो खसूसियात हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाई जाती हैं वो उसके डीएनए के अंदर मौजूद होती है। सही। सो एक्चुअली क्रोमोसोम्स तो बेसिकली व्हीकल हैं जो कि इनहेरिट करते हैं आगे, और जो असल चीज़ है डेट इज़ डीएनए, जिसके अंदर कोड कह लें या जो इंफॉर्मेशन है वो सारी डीएनए के अंदर स्टोर होती है। सो डीएनए इज़ हेरिडिटरी मटेरियल एज हेरिडिटरी मटेरियल। इस पर भी हमने डिस्कस करेंगे, मतलब किस तरह डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। फिर उसको बहुत से साइंटिस्ट का काम भी है, मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया। फिर जब हम हेरिडिटरी मटेरियल को कवर कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ डीएनए क्या है, ठीक है। कि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, डबल स्टैंडर्ड है। फिर इसके बाद नाइट्रोजन बेसिस आएंगी, शुगर्स डीऑक्सीराइबोज होती है और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक। और इसी केमिकल नेचर के अंदर हमने फिर वाटसन एंड क्रिक का मॉडल भी देखना है, ठीक है। जो उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल देखा था, बनाया था, सॉरी, वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल, जो कि डीएनए की करेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रूव करता है, ठीक है। और जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है अभी तक मतलब डीएनए के बारे में। इसके बाद हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता डीएनए, मतलब डीएनए हमने सारा देख लिया। उसके बाद देखेंगे इसकी रेप्लिकेशन किस तरह होती है, ठीक है। रेप्लिकेशन से मुराद नहीं एक डीएनए दूसरे डीएनए में किस तरह कन्वर्ट होता नहीं, हाउ इट रेप्लिकेट्स। फिर इसके हम मॉडल्स देखेंगे, सही है। रेप्लिकेशन के हमने मॉडल्स भी स्टडी करने के कौन कौन से मॉडल्स हैं जो अवेलेबल हैं स्टडी करने के लिए। मतलब अवेलेबल से मुराद ये है कि जिसके ऊपर काम हुआ है, ठीक है। उसमें कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल आएंगे, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट का काम भी आएगा, ठीक है। जैसे मेजल्सन और स्टार्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के ऊपर यानी जिन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में बात। अगर रेप्लिकेशन के बाद फिर हम रेप्लिकेशन प्रोसेस की देखेंगे, मतलब रेप्लिकेशन होती किस तरह है, डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा और डीएनए 1 से 2 में कापी किस तरह होगा,
सही। और रेप्लिकेशन के बाद हम बात करेंगे जीन की। व्हाट इज़ जीन, कि जीन होता क्या है। ठीक है, कि मतलब जो डीएनए है उसके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, और जीन्स बेसिकली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो किसी भी प्रोटीन को मतलब प्रेजेंट करते हैं, या जिनसे प्रोटीन बन सकती है। ठीक है, प्रोटीन के मालिक्यूल बन सकते हैं, उसे हम जीन कहते हैं। और जीन्स बाज़ दफ़ा एक जगह पे होते हैं, बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा जगह पे, मतलब काफ़ी जगह पे होते हैं। फिर जिस पोजीशन पे जीन्स लोकेट करेंगे उसे हम लोकस कहेंगे, सारा वगैरह वगैरह हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यानी डीएनए है, डीएनए में कोड होता है, और कोड जो सा वो प्रोटीन्स बनाता है, जो कोड प्रोटीन बनाएगा उसे हम जीन कहेंगे। ठीक, फिर उसके बारे में फिर अगेन मॉडल्स आएंगे जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। फिर इसी के ऊपर थोड़ी सी हम और भी डिटेल पढ़ेंगे कि हाउ जीन इनकोड अ प्रोटीन, इनकोड्स अ प्रोटीन, के किस तरह एक जीन जो है वो एक प्रोटीन को कोड कर रहा होता है। ठीक है, मतलब जिस तरह हीमोग्लोबिन है अगर बॉडी के अंदर, उसका भी एक जीन है। सही, अगर उसमें प्रॉब्लम आती है फिर वो मतलब सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल पढ़ेंगे हम, किस तरह जीन्स में प्रॉब्लम आती है और फिर वो हेरिडिटरी डिजीज़ बन जाती हैं। सही, फिर थोड़ा बहुत हम जीन के बाद डीएनए डिस्कस करने के बाद फिर हम आरएनए पे जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर आरएनए, फिर इसकी जो सी टाइप्स हैं, ये बनता किस तरह है, इसकी कंपोजिशन कैसी है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डीएनए, उसके ऊपर भी बहस करेंगे। और आरएनए को स्टडी करने के बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखना है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए या आरएनए सिंपल कह लें वो बनता है। वो किस तरह बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होंगे, और पूरा यानी उसमें एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगी जिसके बारे में बात करेंगे आप। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में देगा। फिर मैसेंजर आरएनए जो है उसके ऊपर कोड्स होंगे। ठीक है, यानी उन जेनेटिक कोड्स की बात करेंगे। ठीक है, कि जेनेटिक कोड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उनके साथ उन कोड्स के अगेंस्ट अमाइनो एसिड्स लगते हैं, उनकी बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। सही, और अमाइनो एसिड्स जब लगते हैं, मतलब जेनेटिक कोड्स जो उनसे अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है, अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस मिलके क्या बना लेगा, एक प्रोटीन का मालिक्यूल। सही, सो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। सही, कि किस तरह डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, और मैसेंजर आरएनए लास्ट में जाके किस तरह प्रोटीन मालिक्यूल्स बनाएगा, जो कि कह लें कि फिनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बनाता है। सही, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर क्लोरोफिल क्या गया, हाँ, उसका 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 क्या कहते हैं, जो आरबीसीज के अंदर होते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जीन मेरी बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो वो हीमोग्लोबिन का जीन से क्या मुराद, मतलब उसका कोड डीएनए के अंदर है। डीएनए से फिर उसकी पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए आगे ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट होने के बाद हमारे पास प्रोटीन्स बनेगी। ठीक है, और ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स इन्वॉल्व होंगे। सो इस थ्योरी को आप सेंट्रल डॉगमा थ्योरी भी कहते हैं। सही, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। सही, जिससे कह लें कि लाइफ की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल कर रही होती है। सही, मतलब ट्रांसलेशन से इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, ट्रांसक्रिप्शन से उसकी कॉपी मैसेंजर आरएनए में बनती है, और ट्रांसलेशन से मैसेंजर आरएनए जो मैसेंजर आरएनए का जो कोड है उससे प्रोटीन बनेगी। सो इस सारे को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और लास्ट में जाके हम फिर थोड़ी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे, मतलब म्यूटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, कि मतलब बाज़ कभी होता है कि जीन्स में कहीं पे ना कह लें कि मिस मैचिंग हो जाती है, या जो न्यूक्लियोटाइड्स की पेयरिंग होती है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से म्यूटेशंस हो जाती हैं। म्यूटेशंस जब होंगी, ज़ाहिर बात है कोड में मसला आ रहा है, कोड में मसला होगा तो प्रोटीन में भी मसला होगा, फिर वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, यानी म्यूटेशंस कितने किस्म की होती हैं, फिर किस किस वजह से हो सकती हैं ये। सही, और उसकी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स भी देखेंगे हम म्यूटेशंस की। सो ये सारा चैप्टर होगा हमारा क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है, जिसके अंदर हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे।